नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर आज सपा ने आजमगढ़ में अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल कर लिया है और उसकी घोषणा कर दी गई है। तो इसी पर तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, काफ़ी कश्मकश के बाद जो है आज सपा ने अपने कैंडिडेट का नाम, फाइनल कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर बुरी तरह से फंस गई है। अखिलेश यादव पहले चुनाव हारे विधानसभा का। विधानसभा में जब चर्चा हुई चुनाव के ऊपर, जब पता चला कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो समाजवादी पार्टी के अंदर ही जो मंथन हुआ उसमें सबने अखिलेश यादव के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। उसमें कहा गया कि अखिलेश यादव जो चुनाव फाइनल कर रहे थे टिकट के लिए, वो टिकट ही देने में बहुत देर कर रहे थे। वो कंफ्यूज थे कि किसको टिकट दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। हर सीट पर बहुत टाइम लगा दिया गया, जिससे उम्मीदवार को समय नहीं मिल पाया प्रचार करने का, माहौल तैयार करने का। ये ठीकरा फोड़ा गया अखिलेश यादव के ऊपर। और इसके बाद यादव जी फिर से परेशान हो गए कि जो दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं और दोनों ही समाजवादी पार्टी की सीट है, और दोनों में उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने ही ये कहा था, आजम खान को भी और खुद के लिए भी कन्विंस किया था कि विधानसभा चुनाव में दो बड़े नेता अपने लोकसभा सीट का पर से इस्तीफा देकर खुद चुनाव मैदान में उतरे। अब एक जगह रामपुर में आजम खान थे, वहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे थे, और इसलिए दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर जब बार बार ये सवाल उठा कि आप तो जब भी चुनाव हारते हैं फिर दिल्ली भाग जाते हैं, आप सांसद रहें या फिर सीएम रहें, दोनों के अलावा और तीसरी चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसलिए इन्होंने एक नया दांव खेला और अपने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया, प्रतिपक्ष के नेता बन गए उत्तर प्रदेश विधानसभा में। अब जो चुनाव हो रहा है उसमें आजमगढ़ की बात देखते हैं। आजमगढ़ प्रतिष्ठा का विषय है मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार के लिए। अखिलेश यादव की राजनीति का केंद्र है एक तरह से। जब समाजवादी पार्टी हार रही थी हर जगह से, तो 5 सीट जो इसे मिले थे लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के समय में, उसमें 2 सीटें, एक आजमगढ़ और दूसरा रामपुर भी है। यानी कि आजमगढ़ में जो अखिलेश यादव का परिवार जब चुनाव लड़ता है तो जीत होती है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी जीत चुकी है। रमाकांत यादव वहाँ से भाजपा के जो चुनाव जीतने वाले सांसद रहे थे, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव के परिवार जो है वो मैदान में उतरा और मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े। उसके बाद 2014 में जब मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े तो उनकी जीत हुई और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, 63,000 वोटों से वो उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव खुद वहाँ से उतरे क्योंकि उन्हें भी एक सुरक्षित सीट चाहिए था। अब वहाँ पर उनकी जीत अच्छी खासी हुई, बड़ी जीत हुई। अब बड़ी जीत का मतलब ये नहीं था कि अखिलेश यादव का वोट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बड़ी जीत का मतलब इस बात से था कि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के बीच गठबंधन था और बसपा का वोट भी अखिलेश यादव को मिला था। अब अभी की स्थिति को देखिए, जब उपचुनाव की बात हो रही थी उससे पहले राज्यसभा के टिकट की बात हुई। राज्यसभा में जाने के लिए अखिलेश यादव थोड़े कंफ्यूज थे और पहले डिंपल यादव का नाम आया कि डिंपल यादव जाएंगी राज्यसभा में। लेकिन पार्टी के अंदर भी एक खलबली मचने लगी कि जब से अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट को छोड़ा है, तब से ये चर्चा पार्टी में है कि अब वहाँ से डिंपल यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। इसका मतलब है पार्टी के अंदर एक डर पैदा हो गया है कि आजमगढ़ में अब अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार का रास्ता जो है आसान नहीं है। इसलिए जब ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया और पार्टी में इस पर चर्चा होने लगी, अखिलेश के ऊपर आरोप लगने लगा कि अपनी पत्नी को सेफ जगह से भेजना चाहते हैं राज्यसभा में, और चूंकि उनके लिए सीटें हैं, विधायक इतने हैं, तो वो आसानी से उसे भेज देंगे और आजमगढ़ से किसी दूसरे को लड़ा लेंगे चुनाव, क्योंकि वहाँ हारने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब आजमगढ़ के सीट पर फिर से चर्चा हुई और अखिलेश यादव बार बार आजमगढ़ का दौरा कर रहे थे,
3-4 बार दौरा कर चुके हैं, 1-2 अपने नज़दीकी लोगों को भेज चुके हैं। तो वैसे में उन्हें लगा कि इस बार कुछ नया करना चाहिए। डिम्पल यादव का नाम सामने आया, फिर चला गया। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ नया करो, क्योंकि यादव वोट तो हमारे पास है ही। अब जो पिछले बार चुनाव हुआ था, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव इसलिए बड़े मार्जिन से, यानी 2.5 लाख वोट से जीते थे, क्योंकि मायावती का साथ उनके साथ था। अब उनको लगा कि मायावती इस बार तो अलग है, और इस बार चुनाव भी लड़ने की घोषणा कर चुकी है मायावती की। पहली बार उपचुनाव में उनकी पार्टी उम्मीदवार खड़ा कर रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को लगा कि कोई दलित चेहरा लाते हैं, जिससे कि यादव का वोट हमारे पास है, मुस्लिम का वोट हमारे पास है, और अब दलित चेहरा अगर होगा तो उनके नाम पर दलित वोट भी मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुशील आनंद को वहाँ से उम्मीदवार घोषित किया गया, पार्टी में फिर से विद्रोह उत्पन्न हो गया। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला। पिछली बार जो दिनेश लाल यादव खड़े हुए थे, यादव इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको ऐसे निरहुआ निरहुआ के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम जानना जरूरी है कि उनका नाम दिनेश लाल यादव है, जिस तरह से अखिलेश यादव हैं। अब दिनेश लाल यादव के मैदान में उतरते ही अखिलेश यादव की पार्टी और परिवार दोनों में परेशानियां बढ़ गई। उनको लगने लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने नया दांव खेल दिया है। अब पिछले बार जो आजमगढ़ के यादव लोग थे, वो कन्फ्यूजन में नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अगर अखिलेश यादव जीते तो भी यादव कैंडिडेट है, अगर दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ जीते तो भी भारतीय जनता पार्टी से भी यादव ही यहाँ का कोई सांसद रहेगा। उससे पहले मुलायम सिंह यादव ही थे, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जब उम्मीदवार खड़ा किया था तो वो रमाकांत यादव ही थे, यानी कि परंपरागत तरीके से कोई न कोई यादव ही वहाँ का सांसद रहा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव के साथ समस्या हो गई। अखिलेश यादव सोचने लगे कि अगर दलित के नाम पर दलित वोट लेने के लिए हमें पूरा यादव वोट की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि माहौल चेंज हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत की ओर बढ़ रही है। दिनेश लाल यादव वहाँ के चर्चित व्यक्ति हैं और भोजपुरी स्टार हैं, सिंगर हैं। उनके गानों से युवा है जो वाइब्रेट हो जाते हैं, वहाँ के पूर्वांचल के बड़े कलाकार रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके गानों का इस्तेमाल यूपी चुनाव के टाइम में भी किया था। और आजमगढ़ वो जाते रहते हैं, हारने के बाद भी बराबर जाते रहते हैं। इस बार उपचुनाव से पहले भी उन्होंने दौरा किया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही दिनेश लाल यादव का नाम घोषित किया, अब समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया। उसके बाद अब अंतिम दिन अखिलेश यादव को अपने परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़वाना पड़ रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव पिछली बार चुनाव हार गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब स्थितियां वहां की क्या है वो देखना है, क्योंकि अब स्थिति समाजवादी पार्टी के खिलाफ जा रही है। पॉलिटिकल इक्वेशन वैसा ही है, क्योंकि इस बार मायावती ने भी कैंडिडेट दिया है आजमगढ़ से, और वो हैं गुड्डू जमाली, यानी कि एक मुस्लिम कैंडिडेट मायावती ने दिया है। वही मुस्लिम कैंडिडेट पहले भी 2014 के लोकसभा में मायावती ने उतारा था आजमगढ़ से, और उस समय मुलायम सिंह यादव खड़े थे मैदान में सपा की तरफ से। फिर भी मुलायम सिंह के पसीने छूट गए। नेताजी कहीं से खड़े होते हैं, अब बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के होने के बावजूद समाजवादी पार्टी से अलग भी उनकी अलग पहचान है, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति करते रहे हैं। अभी जब अस्वस्थ हैं, फिर भी अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में भी और अब भी मुलायम सिंह यादव की ज़रूरत पड़ती है। मुलायम सिंह यादव को सिर्फ मंच पर खड़ा कर देते हैं ताकि जो उनके समर्थक हैं वो वोट दे सके। उस मुलायम सिंह यादव को संघर्ष करना पड़ा था और सिर्फ 63,000 वोट के मार्जिन से जीते। ये लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या नहीं है 63,000, और ऐसे बड़े नेता के लिए। तो अब अखिलेश यादव के साथ यही समस्या है। धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव नए लोग हैं, अब नई पीढ़ी के लोग हैं। जैसे धर्मेंद्र यादव हैं वो युवा, वैसे ही दिनेश लाल यादव युवा हैं। अब युवा वर्ग के बीच, जो यादवों के बीच वोट बटेगा, उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारा यादव का वोट धर्मेंद्र यादव की तरफ जाएगा।
अब दिनेश लाल यादव के तरफ भी जाएगा और इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यादव का वोट मिला है। 12-13% यादवों का वोट मिला है। अब स्थितियां कहां फंस रही है, तो धर्मेंद्र यादव और जो दिनेश लाल यादव के बीच टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट बैंक हैं, बेस हैं। दूसरी तरफ सपा के सामने एक बड़ा जो दीवार बन के खड़ी है मायावती हैं, जिनके नेता कुडू जमाली हैं, जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों का वोट लेंगे। अब पूरी तरह से ऐसी किलेबंदी हो गई है, बाड़बंदी हो गई है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से फंस गए हैं। एक तो पहले से जो डिम्पल के बाद, सुशील के बाद धर्मेंद्र का नाम जो आया, ये पूरे कन्फ्यूजन को दिखाता है समाजवादी पार्टी का। वहाँ के जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं वो पहले से ही कन्फ्यूज हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में जब चुनाव होगा 23 जून को, तो उसमें समाजवादी पार्टी दोनों ही सीटें गंवाने वाली है। अब समाजवादी पार्टी सबसे नीचे दौर पर लोकसभा में चली जाएगी। 3 सांसद रहेंगे। विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव में भी अब 2014 के जो पृष्ठभूमि के तौर पर इसे देखा जा रहा है, ये 2024 के चुनाव में परेशानियां बढ़ेगी सपा के साथ। तो ये पूरी स्थिति लगभग क्लियर है। अखिलेश यादव का कन्फ्यूजन, भारतीय जनता पार्टी की एक बेहतरीन जो टैक्टिक्स कह सकते हैं वो, और उस बीच में अखिलेश यादव का फंसना। राजीव जी, इसी पर एक सवाल है और उठता है, क्योंकि मायावती ने आजमगढ़ से अपना कैंडिडेट उतारा है लेकिन रामपुर से नहीं उतारा। क्या उनके पास कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है जिसको वो खड़ा कर सके वहाँ पर? क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है कि वो सपा को चुनौती देने पर लगी हुई है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये तो जरूरी है, लेकिन रामपुर में भी वो सपा को ही चुनौती दे रही हैं। अब रामपुर की स्थिति थोड़ी अलग है। रामपुर में सपा वर्सेस भाजपा है। सपा पहले से ही कोशिश कर रही थी कि आजम खान को मना ले। अब आजम खान नाराज चल रहे थे तो समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि रामपुर भी चला जाएगा। आजम खान से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। उसके बाद क्या हुआ, आजम खान मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त थी कि भाई हमारे परिवार का कोई कैंडिडेट तो उतारो, क्योंकि पहले से अखिलेश यादव फंसे हुए थे। अखिलेश यादव को लग रहा था कि अगर आजम खान के परिवार से किसी को उतारते हैं मैदान में, तो भी वहाँ पर आजम खान के विरोध में मुसलमान भी हैं। ये नहीं है कि आजम खान वहाँ पर सारे मुसलमानों के नेता हैं। अगर रामपुर की स्थिति देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो आजम खान से है वो मुस्लिमों को है। जो जौहर यूनिवर्सिटी देख रहे हैं इतना बड़ा, उसके आसपास के एरिया में जाएंगी तो वहाँ पर दिखेगा कि आजम खान के खिलाफ कितना गुस्सा में वहाँ के मुसलमान हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों की ज़मीनें हड़पी गई है, उन्हीं लोगों के साथ समस्या हुई है, उन्हीं लोगों को दबाया गया है वहाँ पर। आजम खान अपना साम्राज्य जो बनाए वो वहाँ के हिंदुओं और दलितों, इन लोगों के ऊपर नहीं, वो मुसलमानों के ऊपर। वहाँ के राजघराना जो रामपुर का है, उन लोगों ने भी आजम खान के खिलाफ ही वोटिंग करनी है। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। अब जो रामपुर राजघराना है वो अब ये नहीं चाहती है किसी तरह से कि आजम खान चुनाव जीते, क्योंकि आजम खान उनके सामने बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी एक बार जीत जाए तो उनके लिए चांस बढ़ेगा कि आगे वो फिर किसी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वहाँ पर एक समीकरण बनेगा। अब दूसरी बात यह है कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी कैसे समाजवादी पार्टी को चुनौती बनने वाली है और बसपा कैसे भाजपा को इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रही है चुनाव में उम्मीदवार न उतार के। ये मायावती की अच्छी रणनीति रही है इस बार, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी उत्तर प्रदेश में तो बसपा नीचे ही गिरते जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से चुनौती नहीं है, क्योंकि भाजपा का जो वोट है वो भाजपा के साथ है, लेकिन एंटी बीजेपी वोट जो है, जो 50% के आसपास 45-50 55% तक वोट जो एंटी बीजेपी है, जो बीजेपी को अगर 45% 50% तक वोट मिलते हैं, तो जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें किसकी हिस्सेदारी कितनी होगी। अभी सपा की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है और इसके कारण कांग्रेस और बसपा दोनों बैकफुट पे आ गई है। तो इसके बाद अब बसपा का भी ये मानना है मायावती का कि समाजवादी पार्टी को नीचे दबाओ तभी उनकी स्थिति ऊपर बढ़ेगी। इसलिए अब रामपुर में अगर वो उम्मीदवार उतारती, अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतार देती, फिर भी वो मुस्लिमों का कम वोट काटता, दलितों का वोट ज़्यादा काटता,
क्योंकि मायावती की पहचान दलित वोटर के तौर पर है, दलित नेता के तौर पर है। तो इसलिए अब जो स्थिति है वहाँ पर जो घनश्याम लोधी खड़े हुए हैं वो ओबीसी में भी निचले स्तर पर ईबीसी में आते हैं, और लोधी में अब उस पूरे इक्वेशन में भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर उन्हें दलितों का ही वोट मिलेगा, सवर्णों का भी वोट मिलेगा, ओबीसी का वोट मिलेगा, और आजम खान के खिलाफ जो वहाँ पर जो मुस्लिम फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो मुस्लिम उनका विरोध कर रहे हैं, वो भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं। तो ये समीकरण जो है ना, वो समीकरण बसपा का, मायावती का भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में ही है। आजमगढ़ में दूसरी स्थिति थी और रामपुर में दूसरी स्थिति है, तो दोनों जगह का कैलकुलेशन करके ही मायावती ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है कि दोनों जगह से समाजवादी पार्टी को हराना है किसी भी स्तर पर। राजीव जी, जाते जाते एक लास्ट सवाल आपसे करना है। कांग्रेस की आपने बात की है, सभी पार्टी सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस ने दोनों ही जगह से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। कह रहे हैं 2024 के लिए सीधे सीधे तैयारी करें। क्यों उनका वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, क्या है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति अभी सबसे कमज़ोर है उत्तर प्रदेश में। वही जो एंटी बीजेपी वोटों के बंटवारे की बात है, तो उसमें समाजवादी पार्टी की अभी बात की है। कांग्रेस में इस बात का मंथन चल रहा है कि हम नेशनल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ें, या फिर क्या हम स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर जो छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसके सामने सरेंडर कर दें, जो कांग्रेस ने करती है, कांग्रेस करती आई है। इस बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने, बंगाल में ममता बनर्जी के सामने, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अब कांग्रेस में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आपका मकसद अपनी पार्टी को ऊपर उठाना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अब ये परसेप्शन की बात है। अगर दोनों चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार उतारे तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्ती है, जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये घोर बेइज्जती के साथ कि एक तो अभी बैक टू बैक चुनाव हारना बहुत बड़ी गलती होती है, दिक्कत होती है किसी भी पार्टी के लिए। तो विधानसभा में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, कांग्रेस की 2 सीटें मिली है, और इस घोर बेइज्जती के बाद उपचुनाव में भी और बेइज्जत हो जाए तो 2024 के लिए जो थोड़ा बहुत परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में भेज के वहाँ के मुसलमानों को संदेश दे रही है कि हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसलिए तुम हमें भी वोट दो, सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट न दो। तो ये जो 2024 के लिए बना रही है रणनीति, उस रणनीति का एक हिस्सा है कि इसमें न लड़ा जाए दोनों में उपचुनाव में, और आगे के लिए देखा जाए ताकि हमें फिर से ह्यूमिलिएट ना होना पड़े। तो ये दोनों सीटें जो है ना, लगभग बसपा सपा ने सरेंडर कर दिया है, सपा ने सरेंडर कर दिया है। ये कन्फ्यूजन चल रही थी और कन्फ्यूजन अब दूर हो गई है। अब उसके बाद परिणाम बताएगा कि क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए राजीव जी। तो उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर यही है कि सपा ने अपने कैंडिडेट का नाम जो है वो अनाउंस कर दिया है। धर्मेंद्र यादव सपा की तरफ से अब चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं दिनेश लाल यादव बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसे अपना राजा चुनती है, किसे इस चुनाव में जीत दिलाती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।